बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास तक अपना बॉन्ड वैल्यूएशन का चैप्टर मुकम्मल किया था, लास्ट लेक्चर तक, और आज हम जो है वो उसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने प्रैक्टिस की होगी बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर की, क्योंकि ये कंटिन्यूटी चल रही है चीज़ों की। बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ेंगे, स्टॉक वैल्यूएशन पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड आगे चैप्टर्स चलेंगे, तो आपको प्रैक्टिस साथ साथ करनी पड़ेगी, वरना फिर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो पाएगा लेक्चर्स का। तो स्टॉक वैल्यूएशन का चैप्टर आज हमारा अगेन एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक की वैल्यूएशन की अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले वर्ड स्टॉक पर बात करनी होगी, जैसे कि हमने बॉन्ड पर की थी। अब स्टॉक की हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक इसमें कहलाता है आपके पास कॉमन स्टॉक, और एक स्टॉक कहलाता है प्रेफर्ड स्टॉक। अच्छा, स्टॉक का मतलब यहाँ बेसिकली शेयर्स हैं, यानी आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ करने हैं, वो स्टॉक है। और वो स्टॉक दो किस्म के हो सकते हैं, एक कॉमन और एक प्रेफर्ड। कॉमन और प्रेफर्ड हैं तो दोनों स्टॉक्स, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कॉमन स्टॉक में जो स्टॉक होल्डर्स का प्रॉफिट होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, वो वेरी करता रहता है। पिछले साल कुछ और होगा, इस साल कुछ और हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर में कुछ और अर्निंग हो सकती है। जबकि प्रेफर्ड स्टॉक का जो प्रॉफिट है वो फिक्स रेट के साथ होता है। अच्छा, ना सिर्फ फिक्स रेट होता है और अमाउंट भी फिक्स होता है। उसकी वजह यह है कि जो रेट है, फ़र्ज़ करें कि आपको प्रेफर्ड स्टॉक पे रेट कोट किया गया है कि 7% आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब 7% किस चीज़ का 7% है, ये इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं जो स्टॉक की फेस वैल्यू है, पार वैल्यू है प्रेफर्ड स्टॉक की, उसका 7% आपको मिलेगा। तो पार वैल्यू तो फिक्स होती है, अगर पार वैल्यू भी फिक्स है, रेट भी आपका फिक्स हो गया, तो उसका जो अमाउंट कैलकुलेट होगा परसेंटेज निकल कर 7% अगर निकल रहा है और पार वैल्यू 100 है, तो 100 रुपीज़ का 77% अगर आप निकालें तो 7 रुपीज़ बनेगा, और ये 7 रुपीज़ फ़िक्स अमाउंट हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि ना पार वैल्यू ने चेंज होना है सॉरी, और ना ही रेट ने चेंज होना है, तो लिहाजा अमाउंट भी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक पर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो फिक्स अमाउंट के साथ मिलेगा, और कॉमन स्टॉक में जो प्रॉफिट मिलेगा वो वेरी करता रहेगा, चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं होता। अच्छा, नंबर 2, अगर प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी तो पहले प्रॉफिट हमेशा प्रेफर्ड को दिया जाएगा, इनको प्रॉफिट देने में प्रेफरेंस मिलेगी, और इनको देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कॉमन का होगा, अब वो चाहे ज़्यादा हो या कम। नंबर 3, थर्ड डिफरेंस ये है कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो इलेक्शन जो होते हैं डायरेक्टर्स के, उसमें वोट कास्ट नहीं कर सकते, ये उनके पास पावर नहीं होती। लेकिन जो कॉमन हैं उनके पास पावर्स होती हैं, वो उसके अंदर वोट कास्ट करके डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। तो अगर हम सोचें तो कॉमन स्टॉक ही बेसिकली रियल ओनर्स हैं, क्योंकि जो रियल ओनर होता है उसके पास दो पावर्स होती हैं। नंबर 1 ये कि उसका प्रॉफिट कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, वो वेरी करेगा, ज़्यादा कमाएगा तो ज़्यादा मिलेगा। और नंबर 2 कि रियल ओनर पावरफुल होता है। ये दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो कॉमन में सेटिस्फाई हो रही हैं दोनों कंडीशन, क्योंकि कॉमन का प्रॉफिट फिक्स नहीं है और कॉमन के पास इलेक्शन में वोट डालने की पावर है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, जिससे डायरेक्टर्स को भी चेंज किया जा सकता है कंपनी के। लिहाजा इन दोनों स्टॉक्स की वैल्यूएशन जो है वो इस वक्त हमारा मेन टारगेट है कि हम कॉमन स्टॉक की भी वैल्यूएशन करें और प्रेफर्ड स्टॉक की भी वैल्यूएशन करें। लेकिन कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक की जो वैल्यूएशन में फ़र्क है, वो फ़र्क बेसिकली ये है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो कॉमन की वैल्यूएशन पेपर में ज़्यादा आती है और प्रेफर्ड की कैलकुलेशन पेपर में काफ़ी कम आती है, और ये आसान भी बहुत होती है। इसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कॉमन स्टॉक है, इसकी वैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी वैल्यूएशन के डिफरेंट मॉडल्स हैं, लेकिन हमने जिस मॉडल के थ्रू इसको करना है उसको हम कहते हैं डिविडेंड
वैल्यूएशन मॉडल। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है उसको हम जो है वो इस मॉडल के थ्रू कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे। तो हमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल को फॉलो करना है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जो है, इस मॉडल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो इसकी टाइप्स हैं। नंबर 1 सिंगल पीरियड होल्डिंग, ये नंबर 1 है। नंबर 2 मल्टीपल पीरियड होल्डिंग। नंबर 3 मल्टीपल पीरियड होल्डिंग विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर लिमिटेड टाइम। यानी अगर आप देखें इसमें और इसमें मल्टीपल पीरियड्स तो हैं, लेकिन इसमें एक नया फैक्टर आ रहा है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट है और टाइम भी इसमें लिमिटेड है। और नेक्स्ट मॉडल इसके अंदर आएगा मल्टीपल पीरियड होल्डिंग with non constant growth rate for unlimited time। ठीक है, सॉरी, मल्टीपल पीरियड्स होल्ड कर रहे हैं, ग्रोथ रेट कांस्टेंट था, नॉन कांस्टेंट हो गया, लिमिटेड टाइम था और यहाँ पर भी लिमिटेड टाइम ही रहा। इसका मतलब सिर्फ एक फैक्टर चेंज कर दिया, ग्रोथ अनकॉन्स्टेंट हो गई है, कांस्टेंट नहीं रही है, नॉन कांस्टेंट ग्रोथ है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट मॉडल है मल्टीपल पीरियड होल्डिंग विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर अनलिमिटेड टाइम। अब आप देख सकते हैं मल्टीपल पीरियड्स हैं, ग्रोथ रेट दोबारा से कांस्टेंट रखा है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, जो कि यहाँ भी था, बट फ़र्क क्या है, यहाँ टाइम लिमिटेड था, अब यहाँ टाइम अनलिमिटेड कर दिया। ठीक है, और लास्ट अब आप ख़ुद से भी समझ सकते हैं कि लास्ट क्या होना चाहिए, मल्टीपल पीरियड मल्टीपल पीरियड्स होल्डिंग विथ नॉन कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर अनलिमिटेड टाइम। अब आप देखें कि यहाँ पर ग्रोथ रेट नॉन कांस्टेंट कर दिया जिस तरह यहाँ किया था, बट यहाँ लिमिटेड टाइम था और यहाँ अनलिमिटेड टाइम कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल ये 6 मॉडल्स बन गए हैं, जिन मॉडल्स के थ्रू हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल करके को फॉलो करते हुए कॉमन स्टॉक को वैल्यूएट करना है कि एक स्टॉक जो है उसके प्राइस क्या होने चाहिए।
अच्छा, अब हम इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी टर्म्स पढ़ेंगे ताकि हमें इस चैप्टर में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी समझ में आए कि क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस चैप्टर की, कौन सा साइन किसको जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डी नॉट, रीसेंट पेड डिविडेंड। रीसेंट पेड डिविडेंड का मतलब ये है कि शेयर्स ख़रीदने वाले शख्स को पीरियोडिकल इनकम इन दी फॉर्म ऑफ डिविडेंड मिलती है। जिस तरह बॉन्ड पर इंटरेस्ट था, यहाँ पर डिविडेंड होता है। तो ये आपको जो है वो जो इनकम है वो डिविडेंड की फॉर्म में मिल रही है। लेकिन ये रीसेंट पेड डिविडेंड का मतलब क्या है? ये अभी लास्ट टाइम ही आपको डिविडेंड मिला है, जो भी पीरियड चल रहा है उसमें लास्ट टाइम जो आपको मिला है वो आपको डिविडेंड डी नॉट से शो करना होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस वक्त खड़े हुए हैं 2011 पर, तो 10 का डिविडेंड रीसेंट पेड हो गया। हम 2020 पे खड़े हैं तो 19 वाला मोस्ट रीसेंट पेड हो गया। तो जो भी रीसेंट पेड होगा वो आपका डी नॉट हो जाएगा, जो लास्ट टाइम पे हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद D1, नेक्स्ट डिविडेंड टू बी पेड। ये वो डिविडेंड है जो पे किया जाएगा, अभी पे हुआ नहीं है। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड है, ये आपको नेक्स्ट ईयर मिलने की एक्सपेक्टेशन है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि 20 पे खड़े हुए, तो 19 का जो डिविडेंड है वो रीसेंट पेड है डी नॉट, और जो 20 का मिलेगा वो D1 से शो होगा। ठीक है, सिमिलरली कि जब आपको 2021 में मिलेगा तो उसको अभी हम D2 से शो करेंगे। जो 2022 में रिसीव होना है उसको हम D3 से शो करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 ईयर बाद का एक्सपेक्टेड है, फिर 2 ईयर बाद का एक्सपेक्टेड हो सकता है, 3 ईयर बाद का एक्सपेक्टेड हो सकता है, 4 ईयर बाद का एक्सपेक्टेड हो सकता है। जितने चाहे एक्सपेक्टेड डिविडेंड आप निकाल सकते हैं, लेकिन सबको डी उसकी नंबरिंग से बताएंगे, D1 2 3 4 5 इस तरह। और जो अभी रीसेंट है, जो अभी अभी पे किया गया है, वो D नॉट है। ठीक है, अच्छा, फिर G यहाँ पर बेसिकली ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, KS जो है वो बेसिकली मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है। यानी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट का मतलब ये है कि जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट एक प्लानिंग के साथ हो रही होती है। उस प्लानिंग में आपके ये होता है कि आपको उससे अर्निंग कितनी करनी है। तो मिनिमम जो आपके जहन में क्राइटेरिया है कि इस इन्वेस्टमेंट पे कम से कम इतना रिटर्न मुझे मिलना चाहिए, वो KS है। इससे ज़्यादा हो जाए अच्छी बात है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम मिलेगा तो हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है KS। अच्छा, इन केस कि ये KS नहीं दिया हुआ है आपके पास, तो इसको आपको निकालना होगा। अब इसको निकालने के फिर आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। इसको निकालने का जो आम तौर पे इस चैप्टर में फार्मूला आता है वो ये है कि KS इज़ इक्वल टू KRF प्लस बीटा इंटू MRP। ठीक है, ये फार्मूला है जिससे ये KS जो है वो कैलकुलेट होता है। ये फार्मूला हमने रिस्क एंड रिटर्न के चैप्टर्स में भी पढ़ा था। KRF रिस्क फ्री रेट है, बीटा सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक है, MRP मार्केट रिस्क प्रीमियम है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद P नॉट जो है वो करंट मार्केट प्राइस। जिस तरह बॉन्ड में V नॉट था करंट सेलिंग प्राइस, ये मार्केट प्राइस, इसी तरह इसमें P नॉट है, ये करंट मार्केट ये सेलिंग प्राइस है कि इस वक्त स्टॉक जो ऑफ़र हो रहा है आपको वो किस प्राइस पर ऑफ़र हो रहा है, इस वक्त उसके प्राइस क्या चल रहे हैं, वो P नॉट है। ठीक है, अब इसके जो PN है वो बेसिकली इसके फ्यूचर प्राइस हो जाएंगे।
P1 अगर मैं लिख दूं तो 1 ईयर बाद के प्राइस, P2 लिख दूं तो 2 ईयर बाद के प्राइस, P3 लिख दूं तो 3 ईयर्स बाद के प्राइस, इस तरह हो जाएगा। और P0 कैप, अच्छा नॉट लगाते हैं तो ये बात आज की हो रही है। अब आज के दो प्राइस हैं, एक वो जो एक्चुअली मार्केट में इस वक्त हैं, और P0 कैप लगा दें तो इसका मतलब ये वो हैं जो आपके लिहाज से होने चाहिए। ठीक है, बुनियादी तौर पे हम फैसला इन्हीं दोनों प्राइजेस की बेस पर करते हैं कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो P0 कैप जो है ये आप कैलकुलेट करेंगे, मार्केट प्राइस तो आपको पता होंगे मार्केट में जो चल रहे हैं, ये प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे। और इस प्राइस को आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, P0 को कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए आपको डेफिनेटली इंट्रिंसिक प्राइस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे आगे। इसको फ़िलहाल हम कहेंगे इंट्रिंसिक प्राइस। इंट्रिंसिक प्राइस क्या है? द प्राइस विच इज़ इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के माइंड में जो प्राइस हैं वो बेसिकली आपके इंट्रिंसिक प्राइस कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा तो ये इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको जो है वो मिलेंगी और आपको करनी होंगी। लेकिन अगर आप इन टर्मिनोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए तो फिर आपको ये मॉडल्स को सॉल्व करना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम वन बाय वन एक एक मॉडल के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंगल पीरियड होल्डिंग पर बात करेंगे कि सिंगल पीरियड के लिए अगर हम स्टॉक को होल्ड करें तो जो है वो किस तरह से सॉल्व करना होगा। सिंगल पीरियड होल्डिंग में नंबर 1 एक डाटा मैं आपको बना कर दे रहा हूँ। इस डाटा में हमारे पास D1 जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो 5 रुपीज़ है, और P1 जो है वो 30 रुपीज़ है, KS 12% यानी 0.12 है। ठीक है, और अब मैं आपसे रिक्वायर्ड ये कर रहा हूँ कि इंट्रिंसिक प्राइस बताएं कि इसके क्या होने चाहिए। इंट्रिंसिक प्राइस ये बताते हैं कि ये बॉन्ड जिसमें 1 साल बाद मुझे 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, P1 बता रहा है कि 1 साल बाद इसके मार्केट में प्राइस 30 हो जाएंगे। ठीक है, और मुझे कम से कम इस पे 12% की अर्निंग तो करनी ही है। तो आज मुझे इस स्टॉक को किस प्राइस पे ख़रीद लेना चाहिए, तो वो हमें P0 से सॉल्व करना होगा, P0 के लिए सॉल्व करना होगा। तो P0 का जो फॉर्मूला है वो इस केस में D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KS पावर 1 प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KS पावर 1। अब आप देखें इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, और वो तरीका ये है कि इसमें डिनोमिनेटर में अगर देखें तो सेम ही वैल्यू है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो पावर 1 आ गई, और ऊपर D1 और P1 को एक साथ प्लस करके डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो P0 की वैल्यू जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब D1 हमारे पास है 5 और P1 है 30, 1 प्लस KS 12 और पावर 1 35, ये ऐड करके आ गया, और 1 को इसमें प्लस करेंगे तो 1.12। अब 35 को 1.12 पे डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एक्सक्यूज़ मी, हेलो,
डिवाइडेड बाय 1.12 31.25। ये वैल्यू शो कर रही है कि अगर ये बॉन्ड, ये जो शेयर है, अगर ये आज 31.25 का भी मिलता है तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, जो कि 12% अर्निंग की है। बट अगर ये इससे महंगा मिला तो फिर ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर ये इससे महंगा मिलेगा तो फिर ये हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर इससे सस्ता मिल जाता है तो फिर हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना सिर्फ वो पूरी हो रही होगी, बल्कि हम मज़ीद भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिंगल पीरियड होल्डिंग हो गया। अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है मल्टीपल पीरियड्स होल्डिंग। नाम से जाहिर हो रहा है इसमें जो पीरियड्स हैं वो मल्टीपल होंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा पीरियड के लिए होगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि मल्टीपल पीरियड होल्डिंग किस तरह होती है। सेकंड हमारे पास इसमें आ रहा है मल्टीपल पीरियड्स होल्डिंग। ये सेकंड मॉडल है। मल्टीपल पीरियड्स होल्डिंग का मतलब एक से ज़्यादा साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है बॉन्ड के अंदर, शेयर्स के अंदर। तो इसका डाटा अगर हम बनाएं तो D1 फर्ज कर लेते हैं 5 है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी रखा था। अब D2 जो है वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 6 है, और D3 7, P3 40 और KS 15%। और आपको निकालना है इंट्रिंसिक प्राइस यानी P0। अच्छा, ये पता कैसे लग रहा है कि ये मल्टीपल पीरियड्स के लिए होल्ड हो रहा है? दो चीज़ों से पता लग रहा है। नंबर 1, इसमें डिविडेंड 3 साल के मिल रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर के एंड पर मिलने वाला डिविडेंड होगा, ये सेकंड ईयर के एंड पर मिलेगा, ये थर्ड ईयर के एंड पर मिलेगा। इसका मतलब पीरियड 1 से तो ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ के 3 साल बाद की ही फिर प्राइस आपको पता है P3। यहाँ जब 1 साल के लिए था, जो इससे लास्ट एग्जाम्पल थी, तो उसमें P1 था। अब यहाँ 3 साल के लिए तो P3 है। फ़र्ज़ करें कोई D4 भी होता अगर यहाँ, तो फिर ये P3 नहीं P4 फिर हमें चाहिए होता। क्वेश्चन में भी P4 ही गिवन होता। और मिनिमम रिक्वायरमेंट अब 15% है, और अब P0 को आपने कैलकुलेट करना है कि इसके प्राइस क्या होने चाहिए। तो अब इसका फार्मूला बनाना इंपॉर्टेंट है कि इसका फार्मूला क्या बनेगा। फार्मूला है इसका D1 डिवाइडेड बाय 1 + KS पावर 1। ये तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड डिस्काउंट हो गया। फिर प्लस D2 डिवाइडेड बाय 1 + KS पावर 2। ये सेकंड डिविडेंड जो था वो डिस्काउंट हो गया। आप देख रहे होंगे इस पे पावर 1 इसलिए आ रही है कि ये 1 ईयर बाद का था, तो 1 साल इसको डिस्काउंट करना है। ये 2 ईयर्स बाद मिलेगा तो उसको 2 ईयर्स के लिए डिस्काउंट करना है। फिर D3 डिवाइडेड बाय 1 + KS पावर 3। अच्छा, जब लास्ट होगा तो उसके साथ उसका प्राइस भी डिस्काउंट होता है। तो अब वही बात कि फिर मैं प्राइस के लिए करूँगा फिर P3 डिवाइडेड बाय 1 + KS पावर 3। लेकिन जो लास्ट वाला डिविडेंड होगा उसमें चूँकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो हम इसको एक साथ ही डिस्काउंट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये वाली टर्म हटा देंगे और D3 के ही साथ P3 को प्लस करके और एक साथ डिस्काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप देखें तो ये D1 था, ये डिस्काउंट हो गया, D2 था, ये डिस्काउंट हो गया, और D3 जो था वो P3 के साथ प्लस करके फिर डिस्काउंट हो रहा है। तो इस तरह से आपके पास इंट्रिंसिक प्राइस कैलकुलेट होंगे। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। D1 5 है, 1 + KS जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 15% है, यानी 0.15 और पावर 1। फिर D2 हमारे पास इस वक्त 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 1 + 0.15 पावर 2। और D3 हमारे पास 7 है, तो 7 + P3 भी साथ ऐड करना है जो कि 40 है,
तो ये ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 + 0.15 और पावर 3। अब आप इस पूरे फॉर्मूले को जो है, जो वैल्यू पुट हो चुकी हैं, इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास इसके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। 5 को अगर हम इस टर्म पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 4.35 प्लस, फिर 6 को इस टर्म पे हमने डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू बन रही है 4.54 और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली 47 डिवाइडेड बाय दिस टर्म, तो ये आ रहा है 30.9। तो अब अगर हम इन सबको ऐड करवा दें तो 30.9 प्लस 4.54 प्लस 4.35, तो ये टोटल वैल्यू बन रही है 39.79। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आज ये शेयर ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ का हमें मिल जाए और फिर 1 साल बाद इस पे 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा, 2 साल बाद 6 का मिलेगा, 3 साल बाद 7 का डिविडेंड मिलेगा और 3 साल बाद ये मार्केट में 40 का बिक भी सकता है। और हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हम कम से कम 15% की अर्निंग तो करें इस स्टॉक पर। तो अगर हम इतना कम से कम कमाना चाहते हैं तो फिर हमें इस प्राइस पर मिल रहा हो तो हम ले लेंगे, इससे महंगा मिला तो नहीं लेंगे। अगर इससे महंगा ले लिया तो फिर हमारी 15% की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। हाँ, इससे अगर कम प्राइस पर मिल गया तो फिर तो ना सिर्फ हमारी 15% की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी बल्कि हम उससे भी ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे। ठीक है, तो लिहाजा आपके पास ये एक और मॉडल जिसमें मल्टीपल पीरियड्स की हम बात कर रहे थे कि वो मल्टीपल पीरियड्स के लिए होल्ड करें तो किस तरह सॉल्व होगा। अब हम अपने थर्ड मॉडल पर आते हैं जो कि है मल्टीपल पीरियड्स होल्डिंग विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो थर्ड मॉडल हमारे पास आ रहा है मल्टीपल पीरियड्स होल्डिंग विथ कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर लिमिटेड टाइम। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए भी हम डाटा बनाएंगे। डी नॉट फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है। ये डी नॉट क्या है? रीसेंट पेड डिविडेंड, जो भी हमें लास्ट टाइम मिला होगा वो डिविडेंड 2 है और ग्रोथ इसमें 10% हो रही है फॉर एवर, हमेशा के लिए ग्रोथ 10% है, यानी कांस्टेंट ग्रोथ का केस है ये। हमेशा ग्रोथ, चाहे वो जितने साल के लिए भी हम इसको रखें, ग्रोथ इस पर 10% ही होती रहेगी। और हमारी इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि हमें तकरीबन इस पर 12% का रेट जो है वो लाजमी मिले, जिसको हम 0.12 भी कह सकते हैं। और हम इसको 4 ईयर्स के लिए होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो 4 ईयर्स बाद के इसके जो प्राइस हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल के 48 हो जाएंगे। 4 साल के बाद के प्राइस 48 हो जाएंगे। तो अब बताइए कि आज मैं इस स्टॉक को किस प्राइस पर ख़रीदूँ।
एक ऐसा स्टॉक जिस पे अभी लास्ट टाइम कंपनी ने 2 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था, लेकिन हर साल उसमें 10% की ग्रोथ होगी। 48 ईयर्स का ये प्रेडिक्टेड है कि 4 साल बाद मार्केट में इसके ये रेट होंगे। तो आज हमें कितने पर लेना चाहिए अगर हम कम से कम 12% की अर्निंग करना चाहते हो? तो इसके लिए आप P0 का जो यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो D1 डिवाइडेड बाय 1 + KS⁻1, ये फर्स्ट ईयर का डिविडेंड डिस्काउंट हो गया। फिर D2 डिवाइडेड बाय 1 + KS⁻2, फिर D3 डिवाइडेड बाय 1 + KS⁻3, और फिर D4 डिवाइडेड बाय 1 + KS⁻4। लेकिन 4 से आगे इसलिए नहीं जा रहे कि आपको यहाँ P4, चूँकि लिमिटेड टाइम के लिए सॉल्व हो रही है, तो P4 गिवन है, 4 साल की इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो अब इससे आगे डिविडेंड्स तो फिर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसके बाद के जो प्राइस हैं वो फिर डिस्काउंट होते हैं, तो वो आपको पता होगा कि हम इसी के अंदर एडजस्ट करते हैं। यानी D4 अगर लास्ट डिविडेंड है तो इसी के साथ प्राइस को ऐड करवा के और फिर एक साथ ही डिस्काउंट कर लेते हैं। जो लास्ट डिविडेंड होता है वो अपने प्राइस के साथ ऐड होकर डिस्काउंट हो जाता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला और ये वाला जो अभी मैंने मल्टीपल पीरियड्स कराया था, ये तो बिल्कुल ही सेम लग रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ डिविडेंड की वैल्यूज़ गिवन है सारी जो मिल रही हैं, वहाँ लास्ट पेड गिवन है, ग्रोथ हमें दी हुई है। तो हम ग्रोथ की मदद से जितने चाहे ईयर्स का डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें सवाल में ना तो D1 है, ना D2 है, ना D3 है, ना D4 है, लेकिन ये सारे डिविडेंड्स आसानी से निकल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम D1 को निकालना चाहते हैं पहले, तो D1 कैसे आएगा? D0 1 + G। D0 लें और उसमें 1 फॉर्मूले का ग्रोथ प्लस करें, तो ग्रोथ की मदद से अब 1 साल बाद कितना मिलेगा उस पर पहुंच सकते हैं आसानी के साथ। ये हमें 2 मिला है लास्ट टाइम और इसमें ग्रोथ हो रही है 10% की, तो ग्रोथ ऐड करके ये 2.1 बन गया, सॉरी 2.2। ये 1 साल बाद जो भी लास्ट टाइम 2 मिला है, अगले साल 2.2 की मिलने की एक्सपेक्टेशन है। अब D2 अगर निकालना हो तो फिर D1 रखना होगा और 1 + G करवाना होगा। अब D1 कहाँ ही है? अभी हमने निकाला था 2.2 और ग्रोथ 0.10 यानी 10% है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो D2 आ जाएगा। अब हम इसको वैल्यू देख लेते हैं, 2.2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ गया 2.42। अब अगर हम D3 निकालना चाहते हैं तो फिर हमें D2 को यूज़ करना होगा, यानी 3 निकालेंगे तो 2 यूज़ होगा, 2 निकालेंगे तो 1 यूज़ होगा, 1 निकालेंगे तो नॉट यूज़ होगा, लास्ट वाला यूज़ होता है। और 1 + G ग्रोथ प्लस करनी है, तो ये 2.42 1 + 0.10 और फिर इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ रहा है 2.662। अब हमें D4 भी निकालना था, तो D3 1 + G और ये है 2.662 1 + 0.10। और अब आप इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये 2.9282। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास D1 भी आ गया, D2 भी आ गया, D3 भी आ गया और D4 भी आ गया। इससे आगे D5, 6 जितने चाहे आप निकाल सकते थे, लेकिन हमने 4 तक ही क्यों निकाला? क्योंकि हमें P4 के प्राइस गिवन थे। इसका मतलब सिर्फ 4 साल की होल्डिंग है ये आपके पास, तो हम 4 साल के डिविडेंड्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। P0 D1 आप रखेंगे तो D1 का आंसर है 2.2 डिवाइडेड बाय 1 + KS की वैल्यू रखेंगे तो वो है 0.12। ये वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि KS जो है 0.12 है, पावर 1 प्लस D2 रखना है तो D2 2.42 डिवाइडेड बाय 1 + 0.12 की पावर 2, फिर प्लस D3
2.662 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 की पावर 3 और प्लस D4 2.9282। अच्छा, चूँकि D4 है अब इसके साथ P4 भी प्लस होगा जो कि 48 है, और उसके बाद डिवाइड होगा 1 प्लस 0.12 की पावर 4। ठीक है, अब वैल्यू सारी पुट हो चुकी हैं, अब जस्ट आपने कैलकुलेशन करनी है और आपके पास P नॉट जो है वो सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है, टाइम कितना टाइम है सर? तो अब हम अगर 2.2 को डिवाइड करें 1.12 पे, तो पहली टर्म का आंसर आ रहा है 1.964 प्लस फिर 2.42, ये जो दूसरी टर्म है इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको डिवाइड करना होगा 1.12 तो ये भी आ रहा है 1.929 प्लस, अब इस टर्म को इस पे डिवाइड करना होगा 2.662 डिवाइडेड बाय 1.12 के साथ पावर 3 लगा के, तो ये आ रहा है 1.894 और लास्ट में ये एक साथ डिस्काउंट होंगे तो 2.9282 प्लस 48 और डिवाइडेड बाय 1.12 पावर 4, तो ये आ रहा है 32.365। अब हम इन सबको प्लस कर लेते हैं आपस में, प्लस 1.894 प्लस 1.929 एंड प्लस 1.964, तो टोटल आंसर है 38.15। यानी इस स्टॉक को आज हम 38.15 में परचेज़ कर सकते हैं। अगर इस प्राइस पर मिल रहा होगा तो हम इसको परचेज़ कर लेंगे, इससे ज़्यादा में अगर मिलेगा तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, इससे कम में मिलेगा तो फिर हमें और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, फिर तो डेफ़िनेटली बहुत अट्रैक्टिव है ये हमारे लिए। तो इस तरह से इसकी मॉडलिंग करके इसकी वैल्यूएशन जो है वो की जाती है। आज 6 मॉडल्स में से हमने आज के लेक्चर तक अपने 3 मॉडल्स को कवर किया है, बाकी 3 मॉडल्स अभी हमारे बाकी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बाकी 3 मॉडल्स की कैलकुलेशन बताऊंगा। ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर आप कह लीजिए कि एक क्वेश्चन लाजमी पेपर का इस चैप्टर से बनता है और इस चैप्टर का यूज़ मज़ीद आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स के अंदर भी होगा। ठीक है, तो स्टॉक वैल्यूएशन के नाम से ब्रिगम की बुक में जो है 10th एडिशन, उसके अंदर ये चैप्टर मौजूद है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस उसी से करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह 3 मॉडल्स जो हमारे रह गए वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। जब तक के लिए आपने प्रैक्टिस को अपनी भरपूर रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।